हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। स्टडी मंत्रा यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। ठीक है, बोर्ड सजा हुआ है ना, कुछ कुछ लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिख देती है मैम रोज़ रोज़। एल्वियोलाई, DOB, OB, रोज़ नए टर्म लेके चली आती। कितना पढ़ें, थक जाते हैं भाई। ये तो इनकी पढ़ाई कभी बंद नहीं होती। लेकिन भाई एग्ज़ाम आ गए MNS वालों, 11 सितंबर। NDA हॉल टिकट आ गई है। नीट सितंबर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सेंटर्स बढ़ाओ, एग्ज़ाम उसी डेट पे करो। ठीक है, कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला है। तो जो बच्चे अभी तक हमारे आराम से सो के जाग रहे हैं ना, शायद कोविड-19 थोड़ा तो फैल जाओ यार, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। भाई साहब जाग जाओ, कोई डेट नहीं कैंसिल होने वाली, कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ाइए लेकिन एग्ज़ाम्स लीजिए। हम बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। वैसे हम अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा तो हम कैसे कर लें, पढ़ना तो पड़ेगा ना, इसका तो कोई और इलाज नहीं है। आ जाते हैं रोज़ वीडियो लेकर ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहें और साथ ही साथ आपकी सक्सेस जर्नी में हमारा थोड़ा सा रोल रहे। अच्छा, रोज़ बड़बड़ करते हैं, नए टॉपिक ले आते हैं, बताते हैं कुछ ना कुछ आपको। 2 लाइन्स कहते हैं, 2 लाइन के साथ हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे कि हम असफलताओं से क्यों डरें। हम असफलताओं से क्यों डरें। रात का अंधेरा ही तो हमें अगले दिन के सुबह का एहसास कराता है। यानी हम असफलताओं से क्यों डरे भाई। एक एग्ज़ाम है, आएगा, प्रिपेयर किया होगा बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, फोड़ देंगे एग्ज़ाम में। नहीं किया होगा तो थोड़ा बहुत कम रहेगा। लेकिन हम अपनी असफलताओं से डरेंगे नहीं। अभी तक हम हमेशा, मैं अपने वीडियो में कहते आई हूँ कि एक एग्ज़ाम, एक रिज़ल्ट कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, मार्कशीट्स, एग्ज़ाम्स, आपके रिज़ल्ट कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। जितने भी आपके आज बिलीनियर्स हैं उनमें से काफ़ी लोग कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कोई स्कूल ड्रॉप आउट है। तो क्या किसी ने कभी सोचा था कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। फेलियर का ठप्पा लगा दिया उन पर। किसी को पता था कि आगे वो इतने बड़े सक्सेसफुल मैन होने वाले, सक्सेसफुल पर्सनालिटी होने वाले, नहीं ना। तो आपका एक रिज़ल्ट, कुछ मार्क्स आपका फ्यूचर कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी रिज़ल्ट पे रुकना नहीं है। या तो जीतना है या तो सीखना है, टैगलाइन होने वाली है हमारी। या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, या तो फोड़ देंगे एग्ज़ाम को या फिर अगले के लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे पार्ट 1। जिसने जिसने मिस किया है जल्दी जल्दी जाओ प्लेलिस्ट में, चैनल में सर्च करो, लिस्ट में वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है पार्ट 1 का। फटाफट देखो उसको, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था, एक ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल था। बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स थे जो मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहे थे। हमने पैसेज की बात करी थी कि कौन सा पैसेज, कौन सा पाथ फॉलो करती है एयर हमारे लंग्स तक पहुंचने के लिए। हमने कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट की बात करी थी। ठीक है, एल्वियोलाई और उनकी डक्ट्स मिलके एक्सचेंज पार्ट बना रहे थे। क्यों? क्योंकि वहीं पे हमारा एक्सचेंज हो रहा था, गैसेस एक्सचेंज हो रहा था। और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या था, हमारा कंडक्टिंग पार्ट था। क्यों? क्योंकि वो बाहर की एयर को हमारे एल्वियोलाई तक पहुंचा रहे थे। इतना सब कुछ हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। जिसने भी मिस किया है तुरंत जाओ पार्ट 1 देखो साथ ही साथ, और एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। टुडे वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ respiration, we will discuss the process of inhalation, we will discuss the process of exhalation, then how gaseous exchange occurs। यानी इंस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। we will discuss the partial pressure which is the important factor for your respiration process। आज हम पार्शियल प्रेशर डिस्कस करेंगे जिससे पता चलेगा कि हमारा
गैसियस एक्सचेंज किन किन फैक्टर्स पे होता है, कैसे कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उस दिन हमने बात की थी डायाफ्राम की। डायाफ्राम वर डोम शेप्ड मसल। ठीक है, डायाफ्राम क्या होती थी हमारी? डोम शेप्ड मसल होती थी, जो कहाँ होती थी? हमारे लंग्स के नीचे, चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में लंग्स के नीचे क्या होती थी? डायाफ्राम, विच वॉज डोम शेप्ड मसल। डोम शेप्ड मसल क्या होती थी? अभी आपकी रेगुलर मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन में दैट इज़ डोम शेप्ड है, लेकिन जब इंस्पायरेशन करना होता है, अच्छा चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन, ये प्रोसेस हमारी किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी? हमारे पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और गैसेस एक्सचेंज हमारा किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ये पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है क्या भाई? कौन सी चिड़िया आ गई यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होता है कि कितना प्रेशर आपके उसमें क्रिएट हो रहा है, लंग्स है, एल्वुलाई है, या किसी सरफेस में किसी जगह पर कितना प्रेशर कोई एयर क्रिएट कर रही है, पार्शियल प्रेशर उसका कितना है, बस यही ग्रेडियंट है। एक सीधा सा रूल हम फॉलो करते थे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता था हर चीज़ का, बस वही कॉन्सेप्ट हमें यहीं पे लगा देना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट कराना है। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे हमारा डिपेंड करेगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसमें कुछ ना कुछ मसल्स हेल्प करेंगी, वी विल सी कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं। पहली आ गई आपकी डायाफ्राम, जो कि डोम शेप्ड मसल होती थी। ठीक है, डोम शेप्ड मसल होती थी, तो जब आपको इंस्पायरेशन करना होता है, ये मसल कैसी हो जाती है? हमारी फ्लैट। जब ये फ्लैट हो गई तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दिया इसने। ठीक है, डोम शेप्ड मसल क्या हो गई? फ्लैट हो गई। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय इट। ठीक है, बाय दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीजेज। इसके बाद एक मसल होती है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, द नेम इज इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स आर समवेयर एसोसिएटेड विद आवर रिब्स। कहाँ होती है? रिब्स के अराउंड एसोसिएटेड होती हैं। द नेम इज इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसल्स होती हैं। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, रिब्स के अराउंड होती है हमारे, इनमें भी मूवमेंट होता है, यानी इंटरकॉस्टल मसल्स अलोंग विद योर डायाफ्राम इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। यानी इंटरकॉस्टल मसल्स मिलके और डायाफ्राम मिलके मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, और वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी बढ़ेगा तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर अंदर की तरफ घट जाएगा। भाई वॉल्यूम बढ़ा दिया और आपके अंदर स्पेस में एयर उतनी ही है, तो वो जितना प्रेशर लगा रही होगी, पहले कम एरिया पे उतना प्रेशर लगा रही थी। अच्छा, सपोज करो आपके पास यही हाथ है और आप इसी पे प्रेशर लगा रहे हो, तो कम एरिया पे आप उतना ही प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा ना। और अगर ये आपके पूरे बॉडी में प्रेशर उतना ही लगे, फोर्स उतना ही लगे और एरिया इतना है, तो आपको कम फोर्स कम प्रेशर फील होगा ना। बस सीधी सी बात है। प्रेशर कैसे निकालते थे भाई? फोर्स अपॉन एरिया करके ना। फोर्स उतना ही रहा, एरिया बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो गया। ठीक है, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट था। वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब भैया एरिया वेरिया सब हमने बढ़ा दिया, प्रेशर अपने आप कम हो गया। क्यों? क्योंकि फोर्स तो उतना ही लग रहा था। यानी इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डोम शेप्ड मसल्स क्या हो गई हमारी? डायाफ्राम फ्लैट हो गई, यानी वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी जैसे ही बढ़ा, पार्शियल प्रेशर घट गया। बाहर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अवर एल्वियोलाई, यानी बाहर का पार्शियल प्रेशर अभी ज़्यादा है हमारे एल्वियोलाई के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? इंस्पायरेशन, यानी हम बाहर की हवा को अंदर खींचेंगे अपने, यानी बाहर जितनी एटमॉस्फेरिक एयर थी, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर थी, हमने उसको अपने अंदर ले लिया। वाई द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। ओके, क्लियर? आप देखो, इंस्पायरेशन कर लिया, हवा एल्वियोलाई में आ गई, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हुआ। गैसियस एक्सचेंज होने के बाद
जो भी हमारी ऑक्सीजन आई थी वो अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हमारे सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुंच गई। डिफरेंट टिश्यूज़ में मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई। मेटाबॉलिक रिएक्शन होने से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था अब उसे शरीर से बाहर निकालना भी तो ज़रूरी है। So the carbon dioxide which was formed inside our body, it is very important to remove that carbon dioxide from our body. हमारी बॉडी से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना is very important। तो क्या हो जाता है, हम कैसे निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? That carbon dioxide reaches to our alveoli with the help of your blood, with the help of hemoglobin। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वापस एल्व्यूलाई में आती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड हीमोग्लोबिन। ब्लड और हीमोग्लोबिन की मदद से वापस एल्व्यूलाई में हमारी आ जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अभी हमने इंस्पायरेशन किया था, अब हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन। अब क्या होगा, एक्सपायरेशन के टाइम जो भी हमारी मसल्स अभी इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना, रिलैक्शन स्टार्ट करवा दो, जस्ट अपोजिट करवा दो। यानी डोम शेप्ड मसल जो कि इंस्पायरेशन के टाइम फ्लैट हो गई थी वो फिर से डोम शेप्ड आ गई, फिर से डोम शेप हो गई। इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, फिर से रिलैक्सेशन करा दो। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम फिर से कम करवा दो, कम हो गया ना। अब अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन। अब हम क्या करेंगे, एक्सपायरेशन, और अंदर की एयर को बाहर निकाल देंगे। ठीक, क्लियर? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्लियर हो गया। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आगे अभी तक हमने क्या किया, वी हैव रीच्ड मीन्स आवर ऑक्सीजन हैज़ रीच्ड इनटू आवर एल्वुलाई। अभी तक हमारी ऑक्सीजन कहाँ पहुँची, एल्वुलाई में। द फिनोमेना ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, आई एम रिपीटिंग, द फिनोमेना ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। अब जो हमने यहाँ पे टेबल ड्राइंग बना रखी थी, आ जाओ फटाफट यहाँ पे। ठीक है, टेबल ड्राइंग जो हमने कर रखी थी, फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, PO2 इज रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, PO2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड PCO2 इज रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, PO2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड PCO2 इज रिप्रेजेंटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्व्यूलाई में कितना होता है, 104। एल्व्यूलाई यानी जो एटमॉस्फेरिक एयर हमारी एल्व्यूलाई में आई थी वो वाला, यानी पार्शियल प्रेशर हमारा ऑक्सीजन का एल्व्यूलाई में कितना है, 104। ये DOB क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ब्लड है डीऑक्सी ब्लड, और OB क्या है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ओके, so what is DOB? DOB is not your date of birth. DOB is deoxygenated blood. And what is OB? OB is oxygenated blood. Okay, so the partial pressure for oxygen is 104 in your alveoli, and partial pressure of oxygen is 40 in your deoxygenated blood, and it is 95 in your oxygenated blood. दैट इज़ आई हैव रिटन इट इन mmHg। ठीक है, ये बच्चों ये mmHg है, दैट इज़ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ओके। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 इन योर एल्व्यूलाई, एंड इट इज़ 45 इन योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इट इज़ 40 फॉर योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे कैसे होने वाला है। देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वाज 104 mmHg इन योर एल्व्यूलाई, एंड इट इज़ 40 फॉर योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, कंपेयर करो, विच वन इज ग्रेटर, 104 इज ग्रेटर देन 40। ऑब्वियसली एयर विल मूव फ्रॉम एल्व्यूलाई टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वाई? बिकॉज movement always occur from higher
हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, यानी मूवमेंट हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। अच्छा, पानी जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होगा वहीं से तो कम की तरफ मूवमेंट करेगा, जिसके पास ऑलरेडी किसी चीज़ की अधिकता है वही तो आपको देगा। भाई हम खुद ही कंगाल हैं, अब आप हमसे रुपए मांगने हो, हम कभी देंगे आपको? नहीं। अगर हमारे पास 20 रुपये हैं और हमें 10 रुपये की ज़रूरत है तभी तो हम आपको 5 दे देंगे कि भाई ले लो, तुम्हारा भी भला हमारा भी भला, काम चला लो। अब हमारे पास खुद ही चवन्नी नहीं है, आप हमसे मांगने हो, आई विल गिव यू, नो आई विल रिफ्यूज़। तो इन द सेम मैनर हमेशा मूवमेंट कहाँ होगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। इन द सेम वे पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन वॉज 104 इन योर एल्वियोलाई एंड इट वॉज 44 इन योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मूवमेंट कहाँ हुआ, फ्रॉम 104 टू 40। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो यहीं पे फटाफट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वाज 40 एंड इट वाज 40 फॉर योर इन योर एल्वियोलाई। तो कहाँ हुआ मूवमेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ, और एल्वियोलाई से बाहर निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वियोलाई से ही अंदर आई थी हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर का फिनोमेना। अब देख लो, क्लियर होता जा रहा है ना भाई बंधुओं मेरे बच्चों, क्लियर है? गैसेस एक्सचेंज पढ़ लिया। अभी तक हमने एल्वियोलाई में ही पहुंचाई थी एयर, ठीक है, कहाँ पहुंचाई है, एल्वियोलाई में। अच्छा प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बच्चों ध्यान रखो, एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, क्या होगी, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है। वो एक्सचेंज मेम्ब्रेन आपकी लेयर्स की होती, 3 लेयर्स बेसिकली होती हैं। सबसे पहले तो लेयर दैट इज आउटर सरफेस एल्वियोलाई, उसके बाद बीच में ये स्पेस मान लो यहाँ पे लंग, ये तो आपकी एक सरफेस हो गई लंग की एल्वियोलाई की। ठीक है, फिर दैट इज एंडोथीलियम ऑफ योर ब्लड वेसल के एंडोथीलियम, और बीच में ये लेयर आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक्सचेंज मेम्ब्रेन ने, बेसमेंट मेम्ब्रेन ने, ये 0.8 मिलीमीटर समथिंग होती है। ठीक है, ये होती है एक्सचेंज मेम्ब्रेन। एक्सचेंज मेम्ब्रेन या बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। यहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है, बहुत पतली सी लेयर होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। और गैसियस एक्सचेंज किससे होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है, हमेशा ध्यान रखना। गैसियस एक्सचेंज आकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड गैसियस, द फिनोमेना ऑफ गैसियस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। किस पे डिपेंड करता है, हमारे पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। एक चीज़ और याद रखना, द एपिथीलियम ऑफ योर एंडोथीलियम मीन्स द एपिथीलियम ऑफ योर ब्लड वेसल्स इज एंडोथीलियम। उसकी जो लेयर है आपकी ब्लड वेसल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एंडोथीलियम। क्या कहेंगे हम उसको, एंडोथीलियम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद द एपिथीलियम ऑफ योर एल्वियोलाई इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कौन सी, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, यानी एल्वियोलाई में कैसी एपिथीलियम होगी, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होंगी। ठीक है, ये नाम बहुत पूछे जाते हैं कि एल्वियोलाई की जो एपिथीलियम होगी वो कैसी होती है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। और ब्लड मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है, उस लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज एंडोथीलियम। उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथीलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे 0.8 मिलीमीटर समथिंग के आसपास इसका बनता है। वो इतनी पतली लेयर होती है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज डिपेंड्स ऑन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। टेक अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट, मेक योर प्रॉपर नोट्स, आई विल बी बैक। ओके बच्चा लोग, अब हमने लिखा हुआ है यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यानी कि अब हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो भी हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, एमएनएस एस्पिरेंट्स, एनडीए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन उठे और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कवर ना किए जाएं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यानी ये सेक्शन आपका वीडियो का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यानी जब कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस उठते हैं ना, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर कवर किए जाते हैं।
तो इस सेक्शन को बिल्कुल मिस नहीं करना है, एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? During a normal inspiration or during a normal expiration, the volume which we breathe in and or you can say the volume which we breathe out is known as tidal volume। यानी कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के ड्यूरेशन में जितना अमाउंट हम वॉल्यूम, जितनी एयर का हम ब्रीद इन करें या फिर ब्रीद आउट करें, दैट इज़ नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इसे क्या कहेंगे हम? टाइडल वॉल्यूम। एंड दैट इज़ 500 ml। कितनी होती है ये? 500 ml के बराबर, ठीक है। दूसरा है IRV। IRV क्या है भैया? IRV इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है IRV? दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि कुछ इंस्पिरेशन से लगा लो दिमाग में, टिक 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 टिक, कुछ किससे रिलेटेड है? इंस्पायरेशन से रिलेटेड है। यानी कि टाइडल वॉल्यूम के अलावा द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर विच वी कैन ब्रीद इन विद द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी वो एयर वॉल्यूम जो कि हम फोर्सफुली ब्रीद इन कर सकें, दैट इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड ये कितना होता है? 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। ओके, क्या था हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी कैन ब्रीद इन फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली हम जितनी एयर ले सकते हैं ना हमारे अंदर, दैट इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी है? 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। उसके बाद XRV। व्हाट इज XRV? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? XRV इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। XRV, ERV क्या है आपका? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगेन that is the amount of volume which we can expire forcefully, यानी हम जितनी वॉल्यूम, जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वी कैन एक्सपायर फोर्सफुली, यानी हम जितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम एयर का हम बाहर निकाल पाएँ, ब्रीद आउट कर पाएँ फोर्सफुली, दैट इज़ नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है हमारा? 1000 ml से लेकर 1100 ml तक। कितना हुआ? 1000 ml से लेकर 1100 ml तक, ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। फिर आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल क्या होता है? रेजिडुअल नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिडुअल यानी कहीं पे कुछ रिमेनिंग होगा। तो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कुछ करें या ना करें, जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा पड़ा रहेगा, दैट इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड इट्स अमाउंट इज़ 1100 मीन्स 1100 ml से लेकर 1200 ml तक ये रहता है। कितना? 1100 ml से लेकर 1200 ml तक ये रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ IC। व्हाट इज़ IC? ICI वाला भैया वहाँ नहीं पहुँच जाना। IC इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जब हमने लंग्स से फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद जो वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम ब्रीद इन कर सकें, दैट इज़ नोन एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज़ इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद व्हाट इज़ XC? XC क्या है हमारा? XC इज़ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच वी कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर वी कैन एक्सपायर इज़ नोन एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एंड दिस इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? वाइटल कैपेसिटी, वाइटल यानी आप नाम से लगा लो, वाइटल क्या है कि हमारे लंग्स की
वो एयर का वो वॉल्यूम जो हमारी एयर लंग्स में रहती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी ये जितनी भी आपके एयर में आती है जाती है, वाइटल कैपेसिटी वो है जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के साथ साथ वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स के लिए इंपॉर्टेंट, यानी आप इन सबको मिला दोगे ना, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, सिंपल से टर्म में सबको मिला दो, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। गैसेस एक्सचेंज करा ली, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ लिया, सब पढ़ लिया भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, स्किप करने की कोशिश भी मत करना, गलती भी मत करना। आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बने और टाइडल वॉल्यूम्स या फिर रिजर्व वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ना पूछे जाएं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे हमारा आता है गैसेस एक्सचेंज हो गया हमारा। अब गैसेस ट्रांसपोर्ट, गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, कैसे कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। भैया ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं पहले। सबको पता है 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपका बाइंड करता है 4 ऑक्सीजन एटम को, यानी 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेटेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स, and 1 molecule of hemoglobin binds 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद 3% बची हुई ऑक्सीजन का क्या हुआ, हवा में उड़ गई? नहीं, 3% ऑक्सीजन बची थी, दैट इज डिजॉल्व्ड इन आवर प्लाज्मा, और उसके बाद प्लाज्मा के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन उसका प्लाज्मा के थ्रू होता है। वो 3% जो ऑक्सीजन बचती है वो हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और उसके थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, पढ़ लिया, देख लिया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाएं। देखो बच्चों, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेटेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है। अच्छा, यहाँ पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना समझ लेना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, बच्चों देख लो लिख दिया है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। व्हेनेवर hemoglobin binds with carbon monoxide, I am repeating, write down it very carefully, hemoglobin binds with carbon monoxide and forms carboxy hemoglobin। यानी हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा तब आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब हीमोग्लोबिन बाइंड करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एंड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, 60 to 70% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी आपकी बॉडी में विच इज़ द मेजर सोर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस। आपकी रेड ब्लड सेल में एक एंजाइम होता है आपकी कार्बोक्सी एनाइड्रेज एंजाइम होता है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्मेशन के लिए आरबीसी में। ठीक है, उसकी हेल्प से आपकी बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी अ मेजर पोर्शन, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। इसके बाद जो बची हुई ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, कैसे होगा, अगेन इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कहाँ डिजॉल्व हो जाएगी, हमारे प्लाज्मा में। यानी 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेटेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 molecule of hemoglobin binds 4 atoms of oxygen
इसके बाद मेजर पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन अवर आरबीसीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज बाइकार्बोनेट आयंस। उसके बाद 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेटेड with the help of hemoglobin in the form of carbaminohemoglobin. Whenever hemoglobin binds with carbon dioxide, it forms carbaminohemoglobin, and when hemoglobin binds with carbon monoxide, it forms carboxyhemoglobin. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। अब हम इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, भूलना नहीं कुछ भी और कहीं भी जाना नहीं। आ गए बच्चों, बना लिए नोट्स? क्या रिवाइज करने वाले हम, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है नन्हे मुन्नों, प्यारे प्यारे बच्चों, बालिकों मेरे, अरे बन जा भाई। क्या डिसाइड करेंगे हम यहाँ पे, क्या डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सबसे पहला है हमारा अस्थमा। व्हाट वी विल डिस्कस इज अस्थमा। अस्थमा क्या है बच्चा, आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, एलर्जी से होता है, ये याद रखना। वेन एवर पॉजिटिव एजेंट इज आस्क्ड फॉर योर अस्थमा, सो याद रखेंगे आपकी कि क्या है, अस्थमा आपका एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एलर्जी की वजह से हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, यू फील प्रॉब्लम ड्यूरिंग इनहेलेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने वाली है। अस्थमा इज योर एलर्जिक रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरी है आपकी, दूसरा है एम्फाइसेमा। दूसरा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो हमारी एल्व्यूलाई हैं, द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई आर डैमेज्ड। एम्फाइसेमा में क्या होता है, एल्व्यूलाई वॉल्स आर डैमेज्ड, यानी एल्व्यूलाई जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। सो द रेस्पिरेटरी एरिया, एक्सचेंज एरिया जो होता है आपका, गैसेस एक्सचेंज एरिया, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज एम्फाइसेमा। ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी एम्फाइसेमा कहलाती है। और किस में देखा जाता है, स्मोकर्स में, यानी दिस एम्फाइसेमा इज वेरी कॉमन इन स्मोकर्स। इसको स्मोकर्स डिजीज़ भी कह सकते हैं आप, क्यों, क्योंकि बहुत कॉमन है, स्मोकर्स में देखा जाता है एम्फाइसेमा। क्या हो जाता है इसमें, एल्व्यूलाई वॉल्स आर डैमेज, एल्व्यूलाई वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं, जिस वजह से उनका प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या है, नाम से ही आप समझ लो कि आपके ऑक्यूपेशन की वजह से, आपके ऑक्यूपेशन की वजह से जब कभी भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़। यानी माइनर्स वगैरह में होती है, माइनर्स में देखने को ये कंडीशन मिलती है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनमें ये देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़, ठीक है। कहाँ थी आपकी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़, कहाँ थी आपके, ऑक्यूपेशन की वजह से जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज़। डिस्कस कर लिया, हो गया बच्चों। बस दो चीज़ें एंड वी विल एंड द टॉपिक। हीमोग्लोबिन इज़ योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। हीमोग्लोबिन इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन आरबीसीज। हमारी किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। एंड
हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है किसके? अर्थवर्म में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि हीमोग्लोबिन किस में डिजॉल्व होता है? प्लाज्मा में। किसके? अर्थवर्म के। और हमारे में कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हम इसको पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? वाई वी आर कॉलिंग दिस पिगमेंट? बिकॉज दिस इज हीम प्रोटीन और दैट इज आयरन से मिलकर आपका बना हुआ कंपाउंड है, आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और दिस इज गिविंग अ डिफरेंट रेड टेक्सचर टू आवर ब्लड, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज पिगमेंट। इस वजह से हम इसे पिगमेंट कह रहे हैं। एंड वाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट? बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज डूइंग गैस, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट respiratory pigment. So hemoglobin is present in RBCs and it is dissolved in plasma in earthworms. Okay, ये आपका क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। खत्म हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इज खत्म, फिनिश, किल कर दिया हमने इसको, यहीं पे खत्म होता है। बच्चों सिर्फ यही नहीं था, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो अभी हमने क्रेब साइकिल वगैरह डिस्कस नहीं की है, वी विल डिस्कस इन सम अदर पार्ट। जब हम पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन एक चैप्टर ही, एक पूरा अलग वीडियो ही होगा उसका, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका एनसीईआरटी में भी इतना ही आता हुआ है, यानी ये आपका मेन पार्ट था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। जब भी क्वेश्चन बनेंगे, आई प्रॉमिस यू, इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर आप इस पूरे वीडियो को और इसके पहले वाले जो पहला पार्ट था वीडियो का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अगर आप पूरा रिवाइज कर लेते हो उसको अच्छे से, तो आई प्रॉमिस इफ़ रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पुट होता है, एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हमारी कुछ ना कुछ बेनिफिशियल लगती है, कुछ ना कुछ आपको इससे समझ में आता है, प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अपने जो भी डाउट्स हैं, वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, कुछ कन्फ्यूजन रह गया, जो भी रह गया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, प्लीज़। थैंक यू सो मच।